जब कोई भी व्यक्ति अपनी रेगुलर चेकअप्स करवाता है यानी जांच करवाता है और उसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े हुए आए, HbA1c की जांच करवाई जाए और ये पता चले कि पिछले 3 महीनों में ब्लड ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं यानी शर्करा का जो स्तर है वो बढ़ा हुआ है, तो बहुत चिंता हो जाती है और कई प्रश्न मन में आ जाते हैं। अरे, मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, क्योंकि परिवार में तो किसी को मधुमेह रोग है नहीं, हम तो कुछ खाते ही नहीं हैं, तो फिर रक्त में शर्करा की मात्रा कैसे बढ़ गई, हमारा वजन कितना कम है, तो हमें मधुमेह रोग नहीं हो सकता। और ऐसी तमाम बातें जो बाधक बनती हैं और चिंता को बढ़ा देती हैं, ये सोचकर कि मधुमेह रोग किसी और को होगा, हमें नहीं हो सकता। मधुमेह रोग सभी के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। कौन से वो कारक हैं जिसकी वजह से मधुमेह रोग हो सकता है और कैसे इस खतरे को कम किया जाए, ये बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे मधुमेह रोग के बारे में। नमस्कार, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कहते हैं यूं ही कदम डगमगा गए हमारे रास्ते से, वरना संभलना हम भी जानते हैं। पर ध्यान रखिए कि अक्सर ठोकर वहीं से लगती है हमें जिन्हें हम अपना मानते हैं। हमारे जीवन शैली में कुछ ऐसी आदतें जो बाधक बन सकती हैं और कारण बन सकती है मधुमेह रोग होने का। कौन से वो कारक हैं जो मधुमेह रोग के खतरे को बढ़ाते हैं, किस तरह से इस खतरे की पहचान की जा सकती है, कौन से लक्षण हैं जिन्हें पहचानना आवश्यक है, और यदि किसी को मधुमेह रोग हो जाए तो उसका सही और उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, ये तमाम बातें आज हम विशेषज्ञों से समझेंगे आज के टोटल हेल्थ के डिस्कशन में। मधुमेह रोग के कई दुष्प्रभाव हैं और कई बातें हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। टाइप 1 और टाइप 2 मधुमेह, इनमें क्या मुख्य अंतर होता है, किस तरह से इस अंतर को समझा जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या स्थिति होती है और क्या इसके विकसित होने के पीछे कौन से तथ्य जिम्मेदार हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे विकसित होता है, ये जानने की आवश्यकता है। मधुमेह होने में जेनेटिक्स या आनुवंशिक तत्वों का कितना योगदान है, जब किसी को मधुमेह होता है तो कितना माना जाए, या फैमिली हिस्ट्री है, हेरिडिटरी है, या पारिवारिक इतिहास इसमें कितना योगदान देता है। ब्लड शुगर में यदि तेजी से उतार चढ़ाव होता है यानी बहुत सडन वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जिनका ब्लड शुगर का लेवल निरंतर बढ़ा रहता है, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सी स्थिति से अधिक खतरा होता है, इसे समझने की आवश्यकता है। और साथ ही ये भी जानना होगा कि प्री डायबिटीज की अवस्था क्या होती है। यदि कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक स्टेट में हो तो क्या इस अवस्था को रिवर्स किया जा सकता है, क्या कोई ऐसे उपाय हैं, जीवन शैली में कुछ ऐसे बदलाव या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं जिससे प्री डायबिटीज को आगे बढ़ने से रोका जा सके, यानी ये डायबिटीज की अवस्था में तब्दील ना हो। बहुत से कारक माने जाते हैं जो मधुमेह के खतरे को बढ़ाते हैं। ऐसे में ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फैटी लिवर का मधुमेह के साथ क्या संबंध है, यदि इनमें से कोई अवस्था हो तो क्या रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ सकता है, क्या व्यक्ति को डायबिटीज होने का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि इन अवस्थाओं के साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में कुछ अंतर आता है। तो क्या ये सभी अवस्थाएं हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को किसी तरह से प्रभावित करती हैं? तनाव और नींद क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के नियंत्रण या कंट्रोल को प्रभावित करता है? आजकल लोगों की नींद नहीं होती और बहुत से लोगों में तनाव रहता है। यदि ये 2 कारक आपके जीवन में हैं तो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं, क्या उनको नियंत्रित करने में कोई समस्या आ सकती है? गट माइक्रोबायोम मधुमेह जोखिम को क्या बढ़ा देता है, या फिर क्या डायबिटीज के बढ़ने में या उसमें उसकी मात्रा अधिक होने में किसी तरह की भूमिका निभाता है, क्या कोई योगदान देता है? साथ ही मधुमेह रोग जब होता है व्यक्ति को तो ये कहा जाता है कि जांच बहुत आवश्यक है। तो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी CGM मधुमेह के प्रबंधन में कितना उपयोगी है, यानी अगर ग्लूकोज मॉनिटरिंग रेगुलर होती है तो इससे क्या लाभ होगा, क्या मधुमेह के मैनेजमेंट में डायबिटीज को नियंत्रित करने में या कंट्रोल करने में ये लाभदायक है या नहीं,
ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स क्या होते हैं? कौन से ऐसे आहार हैं जिनसे आप अपने रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित रख सकते हैं? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है मधुमेह के प्रबंधन में और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नियंत्रित रखने में? क्या डायबिटीज, यदि डायबिटीज का रिमिशन यानी वो अवस्था आ जाती है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आपके ठीक हैं, नियंत्रित हैं और दवा की आवश्यकता नहीं पड़ रही, क्या ऐसी स्थिति में दवाओं को बंद कर दिया जाए? विशेषज्ञ की सलाह से दवाओं को कम करना चाहिए और दीर्घकालीन परिणाम इसके क्या हो सकते हैं? कई बार डायबिटीज के रोगियों में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अचानक से कम हो जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया यानी लो ब्लड ग्लूकोज। क्या ये स्थिति घातक हो सकती है? इस स्थिति के उत्पन्न होने से क्या खतरे हो सकते हैं और इससे बचाव करना यानी हाइपोग्लाइसीमिया की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका ध्यान रखना कितना आवश्यक है। साथ ही कई तरह के ट्रीटमेंट्स डायबिटीज के लिए बताए जाते हैं। इस समय में अर्थात वर्तमान स्थिति में और आने वाले समय में स्टेम सेल थेरेपी से क्या मधुमेह का पूर्ण इलाज संभव हो पाएगा? कितनी उम्मीद रखी जा सकती है, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे और साथ ही हम विशेषज्ञों से ये भी समझेंगे कि क्या किसी तरह के बायोमार्कर्स हैं जिनसे भविष्य में मधुमेह हो सकता है या नहीं, यानी व्यक्ति को कितना खतरा है आगे चलकर मधुमेह होने का, इसे प्रिडिक्ट किया जा सके यानी इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सके। ऐसी बहुत सी बातें आज होंगी टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में। जानकारी की शुरुआत करेंगे इस रिपोर्ट के साथ और ये समझेंगे कि इंसुलिन जो कारण बनता है मधुमेह रोग का, क्या भूमिका होती है इसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए और पैनक्रियाज कितना महत्वपूर्ण है इस हार्मोन के उत्पादन में। क्या वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है और कैसे प्रभावित होता है उसका स्वास्थ्य। मधुमेह स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गया है। अनियमित जीवन शैली के कारण काफी लोग मधुमेह रोग से प्रभावित हो रहे हैं। मधुमेह रोग के लिए जीवन शैली से संबंधित कई कारक जिम्मेदार हैं। मधुमेह वो स्थिति है जिसमें शरीर में स्थित पैनक्रियाज में इंसुलिन का उत्पादन कम या समाप्त हो जाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाएं ग्लूकोज को सोख लेती हैं और रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित रहती है। मधुमेह होने पर शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम या बिल्कुल समाप्त हो जाता है। कई ऐसे कारक हैं जिनसे मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह रोग का पारिवारिक इतिहास, मोटापा या अधिक वजन, शारीरिक श्रम न करना, व्यायाम न करना, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का उच्च स्तर, धूम्रपान करना और गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज यानी जेस्टेशनल डायबिटीज, इन सभी से मधुमेह रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रारंभिक स्थिति में मधुमेह रोग के कोई लक्षण नहीं होते, जिससे व्यक्ति को इस रोग का पता नहीं चलता। व्यक्ति के अंगों पर प्रभाव और क्षति होने लगती है और कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। मधुमेह रोगी को नियमित रूप से जांच करवाना, शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना और सावधानी बरतना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर मधुमेह रोग के खतरे को कम किया जा सकता है। मधुमेह रोग का बेहतर प्रबंधन करने से रोग से होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। अधिकतर मधुमेह रोगियों को पता ही नहीं होता कि वो इस रोग से प्रभावित हैं। आप भी आज ही मधुमेह की जांच करवाएं और जानें कि कहीं आप मधुमेह रोग की गिरफ्त में तो नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
मधुमेह सभी के लिए एक बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है। ऐसे में कौन से वो लोग हैं जिन्हें अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है? अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, यानी परिवार में किसी को मधुमेह रोग है, या आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, तो आपको ऐसे में करना क्या है? यानी आप हाई रिस्क ग्रुप में रहते हुए भी कैसे स्वयं को मधुमेह रोग से बचा सकते हैं, ये विशेषज्ञ आपको बताएंगे। और वो लोग जो मधुमेह से ग्रस्त हैं, वो कैसे इससे होने वाली जटिलताओं को कम कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय कराने हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खड़गावत, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। He has over 30 years of experience in the field and his areas of interest are type 2 diabetes, pediatric endocrinology, adolescent health, hormonal imbalance, short stature, vitamin D, bone health and metabolic disorders। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश खड़गावत आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा मंगला, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल। हर Areas of interest are pediatric endocrinology, disorders of growth and puberty and bone health। बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रज्ञा आपका। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आहार की जब बात आती है मधुमेह रोग से बचाव की या फिर उसको प्रबंधित करने की, यानी डायबिटीज़ मैनेजमेंट की। ऐसे में कौन सा आहार आपके लिए उपयोगी हो सकता है मधुमेह रोग के खतरे को कम करने के लिए और आपके डायबिटीज़ के बेटर मैनेजमेंट के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा वर्मा, एक्सपर्ट डायटेटिक्स फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल विद ओवर 10 years of experience in clinical nutrition। Her areas of expertise are diabetes management, therapeutic diets, weight management, women and child nutrition, lifestyle modification, food service management, public health nutrition and awareness। बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीषा आपका। मधुमेह रोग सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हर घर की बात ले ली जाए या फिर अपने आसपास देख लीजिए तो कोई ना कोई एक व्यक्ति मधुमेह से प्रभावित मिल ही जाता है। भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए आवश्यक है कि हम सतर्क हो जाएं और ये जान लें कि ये खतरा कितना बड़ा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इस विषय से संबंधित जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे संबंधित यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या फिर इससे जुड़ी कोई समस्या जिसका समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं, तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7648 एंड 2309-7671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। आइए सच जानते हैं डायबिटीज़ के बारे में और इसके खतरे को कम करने की क्या संभावनाएं हैं, उन्हें भी समझ लेते हैं। डॉक्टर राजेश खड़गावत, कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? हमारे देश की जनसंख्या की बात की जाए, हम सभी के स्वास्थ्य की बात की जाए, मधुमेह को लेकर कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है हम सभी को? मधुमेह को लेके हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कई सालों में, कुछ दशकों में देखा गया है कि जिस हिसाब से मधुमेह हमारे देश में बढ़ रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, जैसे डिजीज़ बढ़ रही है तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन भी हो रहे हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल भी होता है और लोगों के लिए भी बहुत पीड़ादायक होता है। तो हमें बचना है, और जिस हिसाब से बढ़ रहा है हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे खान पान से और हमारे डेली रूटीन से संबंधित है, और हम इसको आसानी से बचा सकते हैं, या हम इसका अगर हो भी गई है तो डाइट और एक्सरसाइज से हम आसानी से इलाज भी कर सकते हैं। जी, आसानी से बचाया भी जा सकता है और आसानी से इसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हम उस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं जिसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ डिसऑर्डर्स यानी टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। डॉक्टर प्रज्ञा, क्या फ़र्क है जुवेनाइल डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ को समझें, और दूसरी तरफ टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम सभी के लिए, वयस्क हो या कम आयु के युवा हों, सभी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही है? जी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली वो डायबिटीज़ है जहाँ पे शरीर में इंसुलिन बनना ही बंद हो जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ है जहाँ पे हमारे शारीरिक, यदि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारा वज़न बढ़ रहा है, तो शरीर जो इंसुलिन बना रहा है वो या तो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, या हमारे शरीर की ज़रूरत ज़्यादा है इंसुलिन की, जितना रिक्वायरमेंट है उससे उतना शरीर बना नहीं पा रहा। तो यही कारण है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में हमें यूजुअली इंसुलिन देने की ज़रूरत होती है। इंसुलिन ही मेन ट्रीटमेंट होता है,
लेकिन जब हम टाइप 2 डायबिटीज़ की बात करते हैं तो आप सुनते होंगे कि डॉक्टर सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अपना वज़न आप घटाइए, अपनी एक्टिविटी को ठीक करिए, अपना जो डाइट है उस पर ध्यान दीजिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में देखते हैं। जी, और जब टाइप 2 डायबिटीज़ की बात आती है तो सबसे पहले जो विशेषज्ञ पूछते हैं कि क्या आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका आहार कैसा है, यानी डाइट कैसी है। डॉक्टर मनीषा, किस तरह से आप बताना चाहेंगी वो छोटी छोटी गलतियाँ जो बड़ा खतरा उत्पन्न कर रही हैं, यानी डायबिटीज़ को हमारी ओर लेकर आ रही हैं और लोग डायबिटीज़ की गिरफ्त में पहुंच रहे हैं। किस तरह के बदलाव हमारे ईटिंग हैबिट्स में आए हैं, खान पान की आदतें बदली हैं, जिससे खतरा भी बढ़ गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे आप कह रहे हैं कि खान पान की आदतें बदल गई हैं, जैसे कि हम प्लांट्स की बजाय जो प्लेट हमारी मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, इंडस्ट्रियल चीज़ें वो खा रहे हैं, हम पैकेट बंद चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं आजकल। जो नेचुरल चीज़ें हैं, सीजनल चीज़ें हैं, उससे हम पीछे हो गए हैं। उसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम गैजेट एडिक्टेड हो गए हैं और एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। ये सब जो कारण है, ये हमें मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं उसकी तरफ लेकर जाते हैं। तो आप अपने खान पान में छोटे छोटे चेंजेस करके, जैसे कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसे हर 2 घंटे पे थोड़े थोड़े पोर्शन में मील लेना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या खाना है क्या नहीं, उससे भी ऊपर है कि आपको कितने पोर्शन साइज़ क्या होना चाहिए खाने का। अगर आप कोई भी डाइट ले रहे हैं, मील ले रहे हैं, पोर्शन कंट्रोल इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, प्रॉपर स्लीप ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो हमारी सदियों पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वही सीरियल्स वगैरह आपको लेने चाहिए। पैकेट बंद चीज़ें हो गई, जैसे लोग कई होते हैं कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं बिना जाने कि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आपको उसकी बजाय अगर आप नॉर्मल अपनी रोटी, चपाती, चीला ये सब ले सकते हैं। तो इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको क्या क्या खान पान में ध्यान रखना चाहिए। जी, तो ये सारी जानकारी लेने के लिए आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि कार्यक्रम में आगे हम ज़रूर बात करेंगे कि हम सभी को अपनी डाइट को किस तरीके से प्लान करना है, कौन से फूड्स हैं, किस तरह के आहार हैं जिन्हें कम मात्रा में लेना है, और अगर कोई मधुमेह रोगी है तो उनको क्या नहीं खाना है। अपनी डाइट यानी एक दिन का जो डाइट प्लान है वो कैसा होना चाहिए। डॉक्टर राजेश खरगावत, आजकल बहुत सी दूसरी कंडीशंस हैं जो हमारे साथ हैं, चाहे बात हो फैटी लिवर की, चाहे बात हो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बड़े होने की, ओबेसिटी की, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी आजकल बहुत बात हो रही है। क्या संबंध है इन सभी अवस्थाओं का मधुमेह से? अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की अवस्थाएं हैं तो क्या उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कहीं फ्लक्चुएट करते हैं या उन पर प्रभाव पड़ता है? ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं, सारी एक ही चीज़ें हैं कि ओबेसिटी है, फैटी लीवर है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये सारी चीज़ें एक ही, इनकी पैथोफिजियोलॉजी एक ही तरह से ये सारी जनरेट होती हैं। और उसमें सबसे पहला चीज़ जो एबनॉर्मलिटी शुरू होती है वो है कि हमारे शरीर में एक्सेस फैट का इकट्ठा होना, यानी चर्बी का इकट्ठा होना। अगर फैट ज़्यादा है तो उसी की वजह से हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है, उसी की वजह से ही हमें फैटी लीवर होता है और उसी की वजह से ही टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे को ये अफेक्ट करती है। अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हालांकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को हम कोई बीमारी नहीं मानते हैं अभी तक, इसमें है कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें एबनॉर्मल हो जाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा शुगर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इस स्थिति पे अगर हम काम करें, शरीर में फैट की मात्रा कम करें, डाइट एक्सरसाइज करें, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट नहीं होता है। इसी तरह फैटी लीवर अगर है, शरीर में फैट ज़्यादा है तो लीवर में भी जमा होगी, सो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। और अगर इसको हम नहीं कंट्रोल करें तो ये आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होने का मतलब है कि हमें फैटी लीवर भी है, हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आपस में इंटरकनेक्टेड है और एक दूसरे से बिल्कुल संबंध है और एक दूसरे की सीवियरिटी को भी ये चीज़ें बढ़ाती हैं। डॉक्टर खरगावत, थोड़ा सा विस्तार से हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। मान लीजिए किसी को ओबेसिटी की अवस्था है या ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, या फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कई बीमारियों का समूह है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब ये अवस्था किसी व्यक्ति को होती है तो जो बॉडी मैकेनिज्म है, किस तरह से पैनक्रियाज काम करेगा, इंसुलिन बनेगा, ये जो पूरा सिस्टम है इसको प्रभावित कैसे करता है?
प्रभावित ऐसे करता है कि जैसे भी जब हम हमारी जरूरत से ज़्यादा घी, तेल, वसा या फैट खाते हैं तो वो किसी भी लेवल तक हमारे शरीर में जमा हो सकती है, जिसे हम कहते हैं कि फैट जमा हो रही है और शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लग जाती है। जब ये फैट बढ़ती है शरीर में तो ये इंसुलिन को काम करने से रोकती है, ये इंसुलिन को पूरा काम नहीं करने देती है। इंसुलिन की कमी तो नहीं है शरीर में, लेकिन वो इंसुलिन पूरा काम नहीं कर पा रहा है। अगर हमको दिन में मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे हमें 100 यूनिट इंसुलिन की जरूरत है और अगर फैट बढ़ जाती है तो वो 100 यूनिट इंसुलिन पूरा काम नहीं कर पाता है, तो हमारे शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। 120 या 140 यूनिट इंसुलिन बनाना पड़ेगा। वो एक ऐसी स्थिति है कि धीरे धीरे जैसे फैट बढ़ेगी वो आगे बढ़ता जाएगा, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वो उसे हम कहते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। कमी तो नहीं है लेकिन ज़्यादा इंसुलिन भी प्रभावी नहीं रह गया है, और ये ज़्यादा इंसुलिन बढ़ने की वजह से हमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। और एक स्थिति आ जाती है कि जब शरीर और ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना सकता है, वो अपने एकदम पीक लेवल पे पहुंच गया है, उस स्थिति में अगर और फैट बढ़ती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं बढ़ती है, तो उस स्थिति में होता है कि शरीर ज़्यादा इंसुलिन नहीं बना पाता, तो हमारी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है और तब हम कहते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है। और यही इंसुलिन अगर ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो भी फैटी लीवर करती है, वही मेटाबॉलिक सिंड्रोम करती है। तो सारी आपस में कनेक्टेड चीज़ है। जो मुख्य चीज़ है वो है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, और उसका सबसे ज़्यादा कारण है कि हमारे शरीर में फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, हमारे दिनचर्या में वॉक नहीं होना, इनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है कि शरीर में फैट का ज़्यादा होना। और यही सब कारक है जिन पर अगर शुरुआत से ध्यान दिया जाए तो डायबिटीज़ की अवस्था उत्पन्न नहीं होगी। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर विनीत कुमार जी हैं। स्वागत आपका विनीत जी, पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब, राजेश जी से पूछना, जो अपन फास्टिंग लेते हैं तो रात का और सुबह में जो फास्टिंग का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए और उसकी रेंज क्या आना चाहिए? जी, फास्टिंग की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? डॉक्टर प्रज्ञा, जो फास्टिंग के लिए कहा जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात होती है मधुमेह रोगियों के लिए, क्या वो उपयोगी है और कितनी ड्यूरेशन है जिसमें खाने को रोक सकते हैं या उपवास या फास्टिंग कर सकते हैं? तो मधुमेह रोगियों के लिए हम यूजुअली बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आपको फास्टिंग नहीं रखना चाहिए आइडियली। तो ऐसा नहीं देखा गया है कि यदि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपकी शुगर ज़्यादा बेहतर आपको देखने मिलेगी। बट जो नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारे खान पान पे ही यदि हम कंट्रोल करके चलते हैं तो उसी से ही हम अधिकतर हमें शुगर में हमारे बदलाव देखने के लिए मिल जाता है। डॉक्टर राजेश खरगावत, कुछ और इस स्थिति को समझ लें जब ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई, एक अवस्था ये हुई, कब लेबल किया जाता है? प्री डायबिटीज स्टेज किस स्तर में माना जाएगा? और जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो सामान्य स्तर यानी नॉर्मल रेंज किसी व्यक्ति में कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमें सबसे ज़रूरी है समझना प्री डायबिटीज़ क्या है। प्री डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है कि हम नॉर्मल से तो हम बाहर निकल गए हैं लेकिन अभी डायबिटीज़ के डायग्नोसिस में पहुंचे नहीं हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हम जैसे खाली पेट शुगर की बात करें तो अगर 100 से नीचे है हमारी शुगर तो हम कहते हैं कि नॉर्मल अवस्था है, डायबिटीज़ नहीं है, न प्री डायबिटीज़ है। और अगर 126 या इससे ज़्यादा आ जाती है, 126 से ज़्यादा, तो हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। अब सवाल आता है कि 100 और 126 के बीच में क्या है? सो अगर आपकी खाली पेट की शुगर 100 और 125 तक रहती है तो हम कहते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी आप नॉर्मल नहीं है लेकिन अभी डायबिटीज़ में नहीं पहुंचे हैं। और यह देखा गया है कि जितने भी लोग प्री डायबिटीज़ है उनमें से 1/3 लोग 1 साल में डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे हम डाइट एक्सरसाइज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और हम वापस नॉर्मल स्थिति में आ सकते हैं। और ये सबसे बड़ा खतरा है किसी को भी डायबिटीज़ होने का। अगर आपको प्री डायबिटीज़ है और आप अपने डाइट एक्सरसाइज में चेंज नहीं कर रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप साल भर के अंदर अंदर डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हमको एक ऐसी विंडो देता है जहां हम अपना लाइफस्टाइल सुधार के वापस नॉर्मल हो सकते हैं, जो कि डायबिटीज़ में भी हम कर सकते हैं लेकिन डायबिटीज़ में वापस नॉर्मल में आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई है तो फिर वो हमेशा के लिए रहती है, हम उसको डाइट एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्री डायबिटीज़ ऐसी अवस्था है कि जिसको हम
वापस नॉर्मल में जा सकते हैं। तो एक तो बात हुई कि खाली पेट की शुगर क्या है। दूसरा हम कहते हैं कि HbA1c कई बार करवा लेते हैं, उसके आधार पर भी हम प्री डायबिटीज कह सकते हैं। अगर 5.7 से कम HbA1c है तो वो नॉर्मल है, और 6.5 या इससे ज़्यादा HbA1c है जो कि 3 महीने की शुगर बताता है, तो हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। जो बीच की अवस्था है 5.7 से 6.5 तक, उसको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़ है। या हम 75 ग्राम ग्लूकोज पी के 2 घंटे बाद टेस्ट करवाते हैं, तो अगर हमारी 2 घंटे बाद वाली शुगर 140 से 200 के बीच में रहती है तो हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज़ है। और 200 जैसे ही 200 पहुंच गया या 200 क्रॉस हो गया तो उसे हम डायबिटीज़ मान लेते हैं। सो प्री डायबिटीज़ हमको ऐसी एक चेतावनी देता है कि अब भाई आपको प्री डायबिटीज़ हो गई है, आप कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो आप डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जिनको भी प्री डायबिटीज़ है सबको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और आप चाहें तो वापस नॉर्मल शुगर में आप एंटर कर सकते हैं अगर आप डाइट और एक्सरसाइज में बदलाव करते हैं। जी, और जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं वो तब करवाया जाएगा यदि ये जो मार्कर्स हैं इनमें कुछ गड़बड़ाई यानी HbA1c या फास्टिंग ग्लूकोज लेवल्स जो है ठीक नहीं आते हैं? वो भी करवा सकते हैं और बिना इनके भी करवा सकते हैं। डायबिटीज़ पता करने के हमारे पास 3 साधन हैं। एक तो हम खाली पेट की शुगर चेक करके देख सकते हैं, या हम HbA1c करके देख सकते हैं, और तीसरा है कि हम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, या जिसको OGTT कहते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो भी हम कर सकते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले जैसे 8-9 घंटे की फास्टिंग हो गई तो हम एक खाली पेट की शुगर ले लेते हैं, इसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाते हैं, और उसके एग्जैक्टली 2 घंटे बाद एक और शुगर ले लेते हैं। यह वो टेस्ट है, हालांकि करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इससे डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा पता चलता है। और इसमें यह भी पता चलता है कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं भी है तो होने का खतरा कितना ज़्यादा है। अगर आप प्री डायबिटीज़ में आते हैं तो आपको खतरा, डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। सो OGTT भी किया जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये हमें ज़्यादा जानकारी देता है। जी, और यही करवाता है खतरे की पहचान, यानी क्या आप प्री डायबिटीज स्टेट में हैं, क्या आप डायबिटिक हैं, या आगे चलकर आपको डायबिटीज़ होने का खतरा है। जब खतरे की पहचान होती है तो उसका प्रबंधन यानी समाधान भी निकाला जा सकता है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से डायबिटीज़ के बचाव के बारे में और कैसे इसकी जटिलताओं को रोका जा सकता है। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मधुमेह रोग के खतरे के बारे में। इस जानकारी के लिए आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज, और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो DAP, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मधुमेह रोग के कितना प्रभाव होता है स्वास्थ्य पर और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। हमने ये तो जान लिया है कि कौन से वो लेवल्स हैं, यानी स्तर क्या होता है, सामान्य स्तर मधुमेह का क्या होना चाहिए, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या होते हैं, क्या है प्री डायबिटिक स्टेट और कब किसी व्यक्ति को डायबिटिक लेबल किया जाता है। डॉक्टर मनीषा, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि खान पान से जुड़ी हुई हैं, जितनी भी ये सारी अवस्थाएँ हैं,
कैसे हम अपना डाइट प्लान करें अगर हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, क्या ध्यान रखना है, क्योंकि यही वो स्टेट है, जैसे डॉक्टर खड़गावत ने कहा कि वो अवस्था जिसमें बचाया भी जा सकता है और डायबिटीज़ के शिकार भी हो सकते हैं या डायबिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। तो क्या ध्यान देने की आवश्यकता है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस कितना हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैं बात करूंगी, हमारी जो नॉर्मल खाना है जिसमें हमारे सारे फूड ग्रुप्स आते हैं, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, फैट्स एंड ऑयल है। अगर किसी पेशेंट को पता चला है कि वो प्री डायबिटिक स्टेज में है, डायबिटीज़ हो चुका है, तो उसको खान पान का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सिंपल फंडा ये है कि आप जैसे एक प्लेट की बात करेंगे, जैसे आपने चूज़ करना है, उसमें जो हाफ पोर्शन होगा वो आपका कोशिश करें कि हरे पत्तेदार सब्जियां और सैलड से भरा होना चाहिए। जो एक हिस्सा बचा प्लेट का, उसमें एक क्वार्टर आपके होल ग्रेन्स होने चाहिए, मोटे अनाज हो गए, मतलब जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आने चाहिए। जो एक चौथाई हिस्सा बचा उसमें आपके प्रोटीन सोर्सेज होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको नट्स, सीड्स हो गए वो लेने चाहिए और फैट्स। बेसिकली ये है कि जो पूरे फूड ग्रुप से एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, बट उसके पोषण कंट्रोल में। और आप किसी भी जो विशेषज्ञ की सलाह से भी ये कर सकते हैं। और बेसिक जो चीज़ें गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि हमें कुछ टाइम बाद लेना, 2-2 घंटे बाद मील लेना चाहिए, और हमें ज़्यादा जो फूड्स है फाइबर रिच डाइट खानी चाहिए। फाइबर रिच जैसे रेशेदार चीज़ें, जैसे कि हमें वो कच्चे सब्जियों से मिलती हैं, फलों से मिलती हैं, बट उसका भी पोषण कंट्रोल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम फल लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फल लें, कौन सा फल ना लें। तो इसमें पेशेंट को यूजुअली अब उसके कितना उसका ब्लड शुगर लेवल आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। और आप देखोगे कि जैसे हमारे कुछ फल हैं, जैसे कि कुछ लो ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट्स, हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसमें आपको जो लो ग्लाइसेमिक है, जैसे कि सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। और जो हाई में हमारा आएगा उसमें हमारा केला हो गया, खजूर हो गया, लीची हो गया, ये सब जो है आपको अवॉइड, मैंगोज का भी है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको जो हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक आपने समझ लिया कि हमें कौन सा फल लेना है कौन सा नहीं, बट उसका कितना पोषण लेना है, एक फल ले सकते हैं। और यूजुअली अगर आपका एक चीज़ और है इसको शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ, अगर आप कोई फल ले रहे हैं उसके साथ कोई प्रोटीन सोर्स साथ में ले सकते हैं, कोई वेजिटेबल इंक्लूड कर सकते हैं, साथ में नट्स ले सकते हैं। जैसे एज ए स्नैकिंग टाइम फल के साथ आप थोड़े से नट्स जैसे बादाम हो गया, अखरोट हो गया, भिगोकर वो साथ में ले ले, तो उससे क्या है इतना ज़्यादा स्पाइक नहीं करेगा आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है, क्योंकि यूजुअली जो हमारा 5 PM किलर है, जो टी टाइम है, वही गड़बड़ करता है। यूजुअली मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हम डाइट हिस्ट्री लेते हैं, वो कहते हैं मैम मैं तो कुछ भी नहीं खाता, मीठा भी नहीं खा रहा, फिर भी मेरा शुगर बढ़ रहा है, मैं तो परहेज कर रहा हूँ, मेरा शुगर बढ़ रहा है। पर जब मैं डाइट हिस्ट्री लेती हूँ सुबह से रात तक, तो ठीक है वो चपाती उन्होंने कम कर दी, दाल भी ले रहे हैं, सब्जी भी ले रहे हैं, बट जब मैं पूछती हूँ आप चाय लेते हैं? हाँ जी लेते हैं, 5 बजे लेते हैं। चाय के साथ क्या ले रहे हैं? वो जो 5 PM किलर है ना, वो बेसिक उसमें इतने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, डेट इज हाई इन फैट, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, तो ये सारा वहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये ऐसे तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि हम तो डिनर में या लंच में सिर्फ रोटी लेते हैं या आधी रोटी लेकर खा लेते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जब वो चाय पी रहे हैं, यानी जो स्नैकिंग टाइम है, जैसे डॉक्टर मनीषा कह रही हैं, उस समय जो आपने एक पकोड़ा, समोसा, चिप्स खा ली है, वही आपके ब्लड ग्लूकोज के लिए सबसे बड़ा खतरा या दुश्मन है, उसका आपको ध्यान रखना है। फिलहाल एक कॉलर है, दिलीप जी है हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं और उसके बाद पुणे भी चलेंगे। अशोक कुमार जी फोन लाइन पर वेट कर रहे हैं। दिलीप जी क्या जानना चाहते हैं आप? मैं 4 साल से बिल्टाग्लिम्पिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट ले रहा हूँ जी। तो ये असर कर रही है मुझे या दवाई चेंज करने का समय आ गया है? दवा असर कर रही है या नहीं कैसे पता चलेगा डॉक्टर खड़गावत? अगर आप ये दवाई ले रहे हैं तो आपको अपनी शुगर चेक करके देखनी पड़ेगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है तो हम मानेंगे कि ये दवाई असर कर रही है, या आपकी डिजीज़ भी नहीं बढ़ी है, या आपके खान पान में कंट्रोल ठीक है, कैसा है वो हमें चेक करने से ही पता चलेगा। आप खाली पेट की शुगर चेक कर सकते हैं या HbA1c कर सकते हैं, जो हमें 3 महीने का एवरेज बता देगा। अगर HbA1c 7% से कम है तो हम मान के चलते हैं कि ये दोनों दवाई
काम कर रही है। और इसके साथ में यह भी जरूर होगा कि अब समय से जांच भी करवाते रहें और बाकी साल में एक बार लीवर, किडनी वगैरह सारी जांच भी करवाते रहें, क्योंकि इन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो उसका भी हमें पता चलता रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि दवाई की मात्रा कम ज़्यादा करने की जरूरत तो नहीं है। जी, एक और कॉलर पुणे से अशोक कुमार जी फोन लाइन पर। स्वागत आपका अशोक जी, पूछिए सवाल। हाँ मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम मेरे 4-5 साल से शुगर है, जेनेटिक शुगर है। मैडम मुझे ये पूछना था कि अप्रैल में HbA1c कराया था, वो 6.7 था मेरा, और तो अगस्त में कराया था वो 10.5 था जी। मैडम ये मुझे ये पूछना है कि जनरली बोलते हैं कि लंबे समय तक शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ हो तो मतलब कॉम्प्लिकेशन वगैरह आते हैं। डॉक्टर प्रज्ञा, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर लंबे समय तक ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़े रहते हैं तो? देखिए, जैसे इनके जो अशोक जी हैं वो बता रहे हैं कि पहले तो 6.7 था और अभी 10.4 है, तो ये तो बता रहे हैं कि शायद इतना लंबे समय तक नहीं बढ़ा रहा हो इनका शुगर। बट शुगर जब भी लंबे समय तक बढ़ा रहेगा तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, चाहे वो हमारी आँखें हों, आँखों का पर्दा है उसके ऊपर जाली पड़ने लग जाती है, या हमारी किडनियाँ हैं, गुर्दे हैं, उसमें से आप एक यूरिन का जांच यदि आप कराते हैं तो प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है जो हमें बताता है कि किडनी पर जोर पड़ रहा है। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारी नसों पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट्स बताते हैं कि वे उन्हें झंझनाहट महसूस होती है, या वो चप्पल जो पहनते हैं चप्पल निकल जाती है उनके पैर से। कई लोग सिर्फ बॉडी एक का कंप्लेंट करते हैं कि भाई हाथ पैर दुखते हैं क्योंकि शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे कई सारे खतरे हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं यदि शुगर बढ़ी हुई रहती है। हमारी नसें हैं, हमारी धमनियां हैं, जो पैरों की आर्टरीज हैं, जो हार्ट है, हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई शुगर जो है वो कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। जी, और शुगर कंट्रोल के साथ साथ शुगर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर राजेश खरगावत, जो डायबिटिक्स हैं यानी जिनको लेबल हो जाता है कि उनको मधुमेह रोग है, कितनी फ्रीक्वेंसी में उनको अपने शुगर लेवल्स चेक करने चाहिए? और आजकल कई तरह के ग्लूकोमीटर्स उपलब्ध है जिसमें फिंगर प्रिक्स वाले भी होते हैं। क्या इसकी बजाय कोई और तरीका हो सकता है जिससे अपने शुगर लेवल को नियमित रूप से घर पर ही चेक किया जाए? और बहुत सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? क्योंकि कई बार जब एक ही समय पर अलग अलग ग्लूकोमीटर से चेक किया जाता है तो लेवल्स अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हमें ये समझना कि हम शुगर का पता कैसे करते हैं। जब हम डायग्नोज करते हैं तो हम अधिकतर कोशिश करते हैं कि ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल नहीं करें, हम लैब जाके ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो सबसे ज़्यादा सही रहता है, उसमें वेरिएशन कम होता है। सो डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी है कि हम लैब से करवाएं, लेकिन एक बार डायग्नोसिस हो गया है तो उसके बाद हमें बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए होती है। हमें 131 है या 141 है, हमें ऐसा नहीं चाहिए होता है। हमें एक रेंज चाहिए होती है कि 120 से लेके 160 के बीच में है तो भी हमारा ट्रीटमेंट ऐसा रहेगा, और उसके लिए ग्लूकोमीटर सबसे उपयुक्त है। भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चला रखा है जिसमें जो भी ग्लूकोमीटर हमारी कंट्री में आएगा उनको पहले टेस्ट करना पड़ेगा। वो ग्लूकोमीटर टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही उनको लाइसेंस मिलता है कि वो ग्लूकोमीटर हमारी कंट्री में मार्केट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ग्लूकोमीटर कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज करता है और जो हम लैब में टेस्ट करते हैं वो वीनस ब्लड ग्लूकोज होता है, तो उसमें 10 से 15% का डिफरेंस रहता है। और हम अलग अलग ग्लूकोमीटर से एक साथ भी हमने 1 बूंद निकाला खून और 4 ग्लूकोमीटर में अगर हम लगा के भी देखते हैं तो उसमें एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं आएगी। उससे 10 से 15% वेरिएशन रहेगा जो कि नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। वो जो टेक्नोलॉजी है ग्लूकोमीटर की उसका वेरिएशन है। सो उससे हमें प्रभावित नहीं होना, और वो हमारे इलाज को भी प्रभावित नहीं करता है कि 120 है या 130 है या 140 है। हमारा जो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा। सो ग्लूकोमीटर में थोड़ा सा वेरिएशन हमेशा रहेगा, जिसे हमें अगर डायबिटीज़ हो चुकी है और हमें चेक करना है कि कंट्रोल है या नहीं, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जैसे हम अभी तक बात करते आ रहे हैं HbA1c की, जो हमें बताता है कि पिछले 3 महीने का एवरेज क्या है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे बाद चेक करते हैं, शुगर ज़्यादा आती है, और खाली पेट की शुगर कम आ जाती है। 4-5 घंटे बाद खाने के बाद वापस कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट में ये फ्लक्चुएशन बिल्कुल नहीं रहे। इस फ्लक्चुएशन को दूर करने के लिए एक ऐसा टेस्ट है जो हमें एवरेज शुगर बताता है कि पिछले 3 महीने में एवरेज शुगर क्या है,
वो HbA1c है। हालांकि उसका भी HbA1c का मीटर भी आ सकता है मार्केट में, लेकिन अभी तक हमें लैब जाके ये टेस्ट करवाना पड़ता है, और वो 7% से अगर कम है तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा कंट्रोल है, और उससे कम ही रहना चाहिए ताकि हमें आगे कॉम्प्लिकेशन का खतरा नहीं बढ़े। जी, एक और कॉलर हमारे साथ मध्य प्रदेश से, आज बहुत सारे व्यूअर्स कॉल कर रहे हैं। शशिकांत जी हैं हमारे साथ, स्वागत आपका। क्या जानना चाहते हैं शशिकांत जी? जी जी जी, मैं डॉक्टर से जानना चाहता हूँ, मुझे डायबिटीज और मेरा रेटिना में स्टोन आ गए हैं, क्या वो रिकवर हो सकती है? सवाल दोहराएं शशिकांत जी, हम आपको ठीक से नहीं सुन पाए। मैं डॉक्टर से जानना चाहता हूँ कि मेरे रेटिना में स्टोन डायबिटीज के कारण तो क्या किसी दवा से रिकवर हो सकती है? अगर रेटिना में प्रॉब्लम हो हाँ, तो ये बता रहे हैं कि इनकी रेटिना में इफेक्ट आ गया है, सो हम ये मानते हैं कि आपको डायबिटीज है, और डायबिटीज की वजह से आपके रेटिना पे इफेक्ट आया। तो उसमें सबसे जरूरी हमें पता करना कि वो किस स्टेज पे है, वो शुरू की स्टेज पे है या बीच की स्टेज पे है, या बहुत ज़्यादा अगर परिवर्तन हो गया जिसको हम प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी कहते हैं, अगर हम उस स्टेज में पहुंच गए तो नहीं, ये वापस नहीं हो सकता है। और अगर हम आपको शुगर है और शुगर हम कंट्रोल रखते हैं तो यह संभव है कि ये आगे और नहीं बढ़े। अगर अर्ली स्टेज में है तो वो मिडिल स्टेज में नहीं जाएगा या प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी नहीं होगी, तो हम उसको बिल्कुल बचा सकते हैं। उसके लिए हमें ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर एडवांस स्टेज में है, जैसे जिसे हम प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी कहते हैं, तो उसमें हमें इलाज कराने की ज़रूरत है। उसमें हम लेज़र करते हैं, कई तरह के हमारे इंजेक्शन भी आँख में लगते हैं, वो करवा लेना ज़रूरी है ताकि हम नज़र को बचा सकें। फायदा बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आगे खराब होना रुक जाए। एकदम से नज़र, कई बार ये होता है डायबिटीज़ के पेशेंट में कि एकदम से ब्लड आ जाता है आँख में, तो आपकी नज़र जीरो हो जाती है। तो हम उस स्थिति को बचा सकते हैं, हम अभी तुरंत इसका इलाज करते हैं। शशिकांत जी, तुरंत एक विशेषज्ञ से, नेत्र रोग विशेषज्ञ और मधुमेह विशेषज्ञ से आप मिल लें, जिससे जो डैमेज है या क्षति है उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। एक और कॉलर दिल्ली से श्री राम रेखा है फोन लाइन पर, बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्कार। जी जी, तो कह रहा हूँ कि मेरा शुगर 110 111 रहता है। डॉक्टर मतलब कहते हैं कि नहीं है, मतलब कि जैसे नॉर्मल है, शुगर नहीं है जी। और तो उसमें मतलब कि ये ठीक है या फिर इसको मतलब मेडिसिन लेना पड़ेगा? जी, डॉक्टर प्रज्ञा क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आप 110 111 बता रहे हैं, ये खाली पेट का शुगर है या भोजन के 2 घंटे बाद वाला? हाँ, ये खाली पेट का है। खाली पेट। तो फिर बेहतर होगा कि आप एक बार देख लें कि भोजन के 2 घंटे बाद वाला भी आपका ब्लड ग्लूकोज कितना आता है, क्योंकि कई लोगों का भोजन के बाद का शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के आता है। किसी का 200 भी पहुंच जाता है, 200 250 भी पहुंच जाता है। यदि इस लेवल पे आएगा यदि ब्लड शुगर, तो फिर तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जी। यदि ऐसा है कि भाई 150 160 के आसपास है, तो शायद आप जो हम बोलते हैं कि आप अपना एक्सरसाइज और डाइट के साथ में कंट्रोल कर सके, बट आपको ये शुगर चेक करा के फिर विशेषज्ञ से मिलना होगा पता करने के लिए कि आगे क्या करना है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर खड़गावत, एक हमारे व्यूअर हैं अमित जी, उनका सवाल यह है कि क्या ग्लूकोज में ब्लड शुगर लेवल्स मेजर करने के लिए जो घर पे स्ट्रिप्स यूज़ की जाती है, फिंगरप्रिंट, क्या उसके अलावा कोई और तकनीक हो सकती है? और दूसरा प्रश्न यह है कि शुगर सेंसर्स कितने उपयोगी हैं? आजकल लोग स्मार्ट वॉचेस भी बहुत यूज़ करते हैं मॉनिटरिंग के लिए, ये विकल्प कितने ऑथेंटिक है और कितना भरोसा किया जा सकता है इन पर? हाँ जी, बहुत तरह के नए नए गैजेट्स अभी आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन सबसे विश्वास का जो गैजेट है वो हमारा ग्लूकोमीटर है, क्योंकि हम बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं और हमने देखा है कि ये बिल्कुल आपको जो शुगर की रेंज बताता है वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो नए आ रहे हैं, एक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जिसमें एक बार अगर आप अपने हाथ में लगा लें तो वो आपको 14 दिन तक ब्लड शुगर की रिपोर्ट बताता रहता है। हाँ, वो भी एक अच्छा सिस्टम, वो भी हम काम में लाते हैं, बट अधिकतर वो हम यूज करते हैं टाइप 1 डायबिटीज में। टाइप 2 डायबिटीज में इतना जरूरी नहीं है, हमें मिनट टू मिनट शुगर पता करने की जरूरत नहीं है, सो हम ग्लूकोमीटर से भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा जैसे ग्लूको वॉच है, वो है मार्केट में है काफ़ी टाइम से, बट उसमें ये देखा गया है कि उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ हमारा टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, सो उसमें वेरिएशन ग्लूकोज में ज़्यादा होता है और महंगी भी काफ़ी है, इसलिए बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं हो पाई है।
तो सबसे रिलायबल जो हमारा है वो है ग्लूकोमीटर। और अगर संभव है कुछ स्पेशल इंडिकेशन है, जैसे डायबिटीज़ के साथ प्रेगनेंसी भी है, जहां हमें तुरंत शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है या हमें तुरंत पता करना होता है कि दिन में वेरिएशन कितना रहता है, तो हम CGMS यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, ग्लूकोमीटर सबसे अच्छा साधन है। जी डॉक्टर मनीषा, आजकल बहुत सारे जो है स्पेसिफिक डाइट्स फॉर डायबिटिक्स उपलब्ध है मार्केट में। शुगर फ्री की बात कर लीजिए, शुगर फ्री पोटैटोज, सीरियल्स और न जाने क्या क्या, बहुत महंगी डाइट है। और व्यक्ति ये सोचकर उसको ओवर लिमिट खाता है कि इसका तो दुष्प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ये तो शुगर फ्री है। कितना उपयोगी आप मानती हैं लिमिट से ज़्यादा अगर इस तरह के खाद्य पदार्थ, चाहे मिठाई की बात हो जो हम फेस्टिवल्स पे देखते हैं, वो खाई जाए? बिल्कुल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो शुगर फ्री क्लेम करते हैं। तो बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेना चाहे तो आपको सबसे पहले उसका फूड लेबल ध्यान से पढ़ना चाहिए। कई बार वो शुगर फ्री है बट उसमें प्रिजर्वेटिव फॉर्म्स में भी एडिड शुगर्स होती हैं, तो ये सब आपको फूड लेबल ध्यान से पढ़ना चाहिए। बट उससे बेस्ट यही है कि जो आपका फ्रेशली होम प्रिपेयर्ड फूड है वही आहार अगर आप खाएँ, फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, लोकल वेजिटेबल्स हो, सीजनल हो और जो आपके सामने आप खुद कुकिंग करके बनाए, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप कन्वीनियंस फूड लेते हैं, टाइम तो आपका सेव हो रहा है बट वो आपकी हेल्थ उससे डिटीरियोरेट होती जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉडेड इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिड शुगर्स हैं, सॉल्ट्स हैं, फैट्स हैं। तो इसके लिए हमें बेसिक यही है कि जो हमारी एक बैलेंस डाइट है, जो हमारी एक डाइट है कि हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए क्या लेना है क्या नहीं लेना, सारे फूड ग्रुप्स शामिल करने चाहिए। तो कोशिश करें कि ये वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में आप ना लें। और जैसे बिस्किट की बात मैं करूं, हमारे पास बहुत सारे बिस्किट्स आते हैं, ये शुगर फ्री है। यूजुअली पेशेंट क्या करते हैं, जो चाय पीते हैं उसमें तो चीनी नहीं लेंगे, वो कहेंगे हम शुगर फ्री मैम टी ले रहे हैं, हम शुगर फ्री ले रहे हैं। बट उसके साथ जो शुगर फ्री बिस्किट्स की कंजम्पशन उनकी हो जाती है, वो 3 बिस्किट 4 बिस्किट, मतलब दे आर लोडेड ऑफ फैट्स, उस पर काफ़ी हाइड्रोजनेटेड फैट्स है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो खाली मतलब बिना चीनी की चाय के साथ अगर आप 3-4 वो बिस्किट्स ले लोगे जो कि शुगर फ्री क्लेम करते हैं, शुगर नहीं है उसमें, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जी, और ये भी समझने की जरूरत है कि जो आप शुगर फ्री समझकर खाना खा रहे हैं, प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो कैलोरी फ्री नहीं होते। तो कैलोरीज आपके जो है शरीर में उतनी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर खरगावत, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ, स्पेशली जो शुगर फ्री मिठाइयाँ अभी अवेलेबल है, जैसे दीपावली अभी गई है, काफी सारे लोग, काफी मरीजों का ये सवाल था क्या हम शुगर फ्री मिठाई खा सकते हैं। ऐसी कोई मिठाई नहीं है जिसके बनने में घी तेल का, फैट का इस्तेमाल नहीं हुआ हो। और मिठाई हम मानते हैं कि मीठा भी है और उसमें घी तेल भी काफ़ी है। केवल हमने शुगर कम किया है लेकिन घी तेल कम नहीं किया है। और हमें लगता है कि हम मिठाई का 1-2 पीस 3 पीस हम खा लेंगे क्योंकि शुगर फ्री है, शुगर तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट जा रही है वो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाएगी, वो आपकी शुगर को कंट्रोल होने से रोकेगी। हो सकता है कि आप शुगर फ्री मिठाई खा के 2 घंटे बाद टेस्ट करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ी भी नहीं आए, लेकिन अगले कई दिनों में वो आपकी शुगर बढ़ा देगी, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा और आपको लंबा नुकसान होगा। इसलिए प्लीज़ शुगर फ्री मिठाई का भी इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट दे रही हैं। जी, और ये बात शुगर फ्री मिठाई के साथ साथ शुगर फ्री चिप्स, नमकीन, बिस्किट और ऐसी जो तमाम चीजें हैं उन सब पर लागू होती है। डॉक्टर प्रज्ञा, सर्दियों का मौसम आ रहा है, विंटर्स में एक्सरसाइज अगर डायबिटिक्स को करनी है, बहुत संक्षिप्त में क्या बातों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है? देखिए, आप इंडिया की कैपिटल में बैठे हैं और यहाँ पे तो आप देखते हैं कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इस टाइम पे मैं कहती हूँ कि यदि ठंड बहुत है और यदि पॉल्यूशन भी एक कंसर्न है तो आप घर के अंदर भी आप व्यायाम कर सकते हैं। घर के अंदर आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, किसी को डांसिंग का शौक़ है या कोई घर पे ही 1 घंटे का योगा कर लें या घर पे ही थोड़ा सा जो हमारे एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं वो कर लें ताकि उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ी रहे। यदि आप ऐसी जगह पे रहते हैं भारत के जहाँ पे पॉल्यूशन कंसर्न नहीं है, तब तो ठंड से बचते हुए आप बाहर भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और जी, और ये बात जो है, ये मैसेज उन तमाम लोगों के लिए है जो सिर्फ दिल्ली में, नेशनल कैपिटल में नहीं, नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, हिमाचल, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और ये तमाम सारी जगह जहां पर सर्दी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो दिन का वो समय चुनें जहां पर कोहरा,
फॉग, धुंध और ठंड का जो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो, यानी थोड़ी वार्मथ आपको मिल सके, क्योंकि सडन विंटर का एक्सपोजर भी मधुमेह रोगियों के लिए खतरा और जान के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं मधुमेह रोग से बचाव के बारे में, और विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं कि कौन से उपाय करके आप मधुमेह को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। कुछ और जानकारी लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मधुमेह रोग के विषय में आज हम बात कर रहे हैं टोटल हेल्थ में। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर राजेश खड़गावत, डॉक्टर प्रज्ञा मंगला, डॉक्टर मनीषा वर्मा। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से। रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राजेश खड़गावत आपसे कि क्या मधुमेह रोग हेरेडिटरी है और सिर्फ फैमिलीज में यानी परिवार में किसी को हो तभी हो सकता है? नहीं, ये हेरिडिटरी नहीं है। वो परिवार में इसलिए होता है कि सबका खाना कॉमन होता है, सब एक ही खाना खाते हैं और एक टाइप से एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए कॉमन है। डॉक्टर प्रज्ञा, क्या बच्चों में जन्म से ही अगर होता है रोग तो जन्म से ही लक्षण उत्पन्न होते हैं? बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें हम न्यूनेटल डायबिटीज़, एक तरीके की डायबिटीज़ है जो देखने के लिए मिलती है। उनमें हम 6 महीने तक या 1 साल तक हम डायबिटीज़ देख सकते हैं और जन्म से भी उनमें लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। डॉक्टर मनीषा, क्या बहुत अधिक मीठा भोजन खाना ही मधुमेह का कारण है? ये भी कारण हो सकता है, उसके साथ आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी हो गया। मीठे के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स बहुत हमारी इंडियन डाइट में पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कैलोरी इनटेक जो हम ज़्यादा लेते हैं वो कारण है। डॉक्टर खड़गावत, क्या फ्लक्चुएशंस होना ब्लड ग्लूकोज लेवल में, जो सडन स्पाइक्स होते हैं और जो निरंतर शुगर लेवल बढ़ा रहता है, वो अधिक खतरनाक है? जो निरंतर शुगर बढ़ा रहता है वो ज़्यादा खतरनाक है। फ्लक्चुएशन भी नहीं होने चाहिए, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जो वो है वो लगातार बढ़े हुए शुगर से संबंधित है। जी, इनमें से क्या मधुमेह का लक्षण हो सकता है? बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, या भूख कम हो जाना या अधिक हो जाना? ये सारे ही लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज के। डॉक्टर प्रज्ञा, अगर किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कितने लेवल से ऊपर हो तो उसको डायबिटिक लेबल किया जाता है? यदि खाली पेट का 126 या उससे ऊपर और भरे पेट का 2 घंटे बाद का यदि 200 से ऊपर है तो हम उसे डायबिटीज़ लेबल करते हैं। क्या नेचुरल स्वीट्स खाना बहुत ही सेफ है डायबिटिक्स के लिए? यानी चीनी छोड़ दीजिए लेकिन नेचुरल फॉर्म में मीठा लिया जाए। डॉक्टर मनीषा, नेचुरल जो नेचुरल स्वीटनर आप ले सकते हैं, बट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। नेचुरल स्वीट में आपके फ्रूट में शुगर होती है, वो आप एक फ्रूट ले सकते हैं, बट वो आपको किसी भी फॉर्म में गुड़, शक्कर, गन्ना, किसी भी फॉर्म में आपको शुगर्स नहीं लेना। जी डॉक्टर खड़गावत, क्या हाइपोग्लाइसीमिया या ग्लूकोज लेवल का कम होना भी मधुमेह रोगी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए? बिल्कुल चिंता की बात होनी चाहिए। अगर शुगर 70 से कम होती है तो हम कहते हैं कि लो शुगर या हाइपोग्लाइसीमिया है और ये इसका तुरंत इलाज जरूरी है, नहीं तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर गर्भावस्था में मधुमेह है डॉक्टर प्रज्ञा, तो क्या डिलीवरी के बाद सामान्य स्तर हो गया है, फॉलोअप्स की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, गर्भावस्था में यदि हम मधुमेह देखते हैं तो ऐसा चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आगे अगले 5 सालों में वह टाइप 2 डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे ही महिला को बार बार अपने शुगर चेक कराते रहना चाहिए और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए ताकि ओवर डायबिटीज़, फ्रैंक डायबिटीज़ आगे जाके ना हो। क्या आपने ब्रेकफास्ट स्किप करना उपयोगी हो सकता है, फास्टिंग करना उपयोगी हो सकता है अपने ग्लूकोज लेवल्स को ठीक रखने के लिए? डॉक्टर मनीषा,
जो आप स्किप करोगे मील उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जो हाइपोग्लाइसीमिया से आपको फैटीग वो और थोड़ा आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आपको जो मील्स हैं अपने टाइम पर ही लेने चाहिए, और आप अगर मील स्किप करोगे तो उसके साथ ओवर ईटिंग भी कर सकते हो जब आप खाना खाएंगे तो। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या अगर कोई मधुमेह रोगी है और विशेष तौर पर डायबिटीज रिमिशन में आ जाता है, यानी अब उसको दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्या ऐसी स्थिति हो सकती है और आगे के लिए क्या उसका जीवन रहेगा? बिल्कुल हो सकती है। अगर आप डाइट और एक्सरसाइज में अच्छा परिवर्तन करते हैं और फॉलो करते हैं तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, हम उसको कंट्रोल कहते हैं। लेकिन अगर आप डाइट में फिर गड़बड़ी करेंगे या घूमना फिरना छोड़ेंगे तो वापस डायबिटीज हो जाएगी। क्या अगर डायबिटीज कंट्रोल में है तो दवाएं बंद कर देनी चाहिए डॉक्टर प्रज्ञा? जी, यदि डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो दवाई बंद कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये कि हम दवाई बंद कर सकते हैं, लेकिन आगे का मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, यह जानने के लिए कि ये डायबिटीज़ शुगर हमें कहीं बढ़ तो नहीं रही है, हमें फिर से दवाइयों की ज़रूरत तो नहीं है। जी, डायबिटीज़ वाले रोगी जो दवाएं ले रहे हैं डॉक्टर मनीषा, वो ये सोचते हैं कि हम कुछ भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, बशर्ते आपने साथ में करेला और जामुन खा लिया। क्या कहना चाहेंगी? कुछ भी, वही सबसे पहली बात है कि पोषण कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें किस मात्रा में खाना खाना है। दवाइयों के साथ साथ आपको खान पान का परहेज़ रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। जितनी कैलोरीज है आपको फाइबर रिच फूड्स लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने हैं। तो आपको खान पान में अपने जो पोषण कंट्रोल बेसिकली करना है। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, आपका संदेश, क्या डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ स्टेज को रिवर्स किया जा सकता है और क्या स्टेम सेल थेरेपी आने वाले समय में एक इलाज के रूप में देखा जा सकता है? प्री डायबिटीज को बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं। जहाँ तक स्टेम सेल थेरेपी की बात है, अभी ये तुरंत इलाज में नहीं यूज हो रही है। हो सकता है अगले 10 साल या 15 साल बाद कुछ नई रिसर्च से निकले, बट अभी हम नहीं कह सकते कि स्टेम सेल थेरेपी का कोई ज़्यादा यूज है। डॉक्टर प्रज्ञा, कौन सी जाँच, एक वाक्य में बताएं, कौन सी जाँच कितनी फ्रीक्वेंसी में डायबिटिक्स अवश्य करवाएं? तो ब्लड शुगर लेवल जो है एटलीस्ट 3 महीने में खाली पेट और भरे पेट का कराना चाहिए, और साथ में HbA1c लेवल हर 3 महीने में उन्हें कराना चाहिए। जी, वर्ल्ड डायबिटीज डे है नवंबर 14 को। डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या संदेश देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स के लिए? सभी के लिए जिनको भी डायबिटीज है, जिनको प्री डायबिटीज है, कम से कम 45 मिनट सवेरे, 45 मिनट शाम को फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, जॉगिंग करें, जिनको भी है, और आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं या डायबिटीज से बच सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर मनीषा वर्मा, डॉक्टर प्रज्ञा मंगला, डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप सभी का। विशेषज्ञों ने विस्तार से ये बताया है कि डायबिटीज का खतरा कितना बड़ा है और हम सभी के लिए है। कहते हैं कि खतरे दस्तक देकर नहीं आते, लेकिन अगर आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स करवाए हैं और वो बिगड़े हुए आए हैं, यानी ये पता चला कि आप प्री डायबिटीज स्टेज में हैं या फिर हाई रिस्क ग्रुप में हैं, तो समझ लीजिए कि ये आने वाले खतरे की बड़ी दस्तक है। अपने आप को खुशनसीब समझिए कि आपको ये पता चल गया है कि खतरा है। इस खतरे को कम करने के लिए वो तमाम उपाय आप अपना सकते हैं जो विशेषज्ञों ने आपको बताए हैं। तनाव को कम करना है, नींद अच्छी रखनी है, जीवन शैली में बदलाव करने हैं, और आहार क्या खा रहे हैं, स्वाद के चक्कर में ये नहीं भूल जाना कि वो कितना सेहतमंद आहार है। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, आपको रोगों से बचाने के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो सकती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, और मधुमेह के साथ ऐसी तमाम जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं जिनके खतरे को आप कम कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। स्वस्थ जीवन शैली के साथ स्वास्थ्य संबंधित सतर्कता हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे सेहत का महत्व और सेहतमंद जीवन के उपाय। टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।